मैं हूं अनन्या स्वराज। मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एमए किया है और अभी अभी शुरुआत की है एक कंपनी की जिसका नाम है फिलिपा पेडागोगिक्स। हम आने वाले 1 घंटे में संपूर्ण भारतीय इतिहास डिस्कस करेंगे। हम भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। प्राचीन भारत 750 एडी से पूर्व, मध्यकालीन भारत 750 एडी से 1750 एडी तक, आधुनिक भारत 1750 एडी से 15 अगस्त 1947 भारत की आजादी तक। पहले भाग में यानी इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के प्रमुख घटनाओं को समझेंगे और जानेंगे। भारत के इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। इसकी अवधि 2500 बीसी से 1750 बीसी तक मानी गई है। इसके प्रमुख शहर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल आदि हैं। यह शहरी सभ्यता थी, व्यापारी केंद्र था। यहाँ सुविकसित निकास प्रणाली थी। यहाँ सोने चांदी के जेवर, हथियार, मुहर, ईंट होने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ के लोग ऊनी और सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे। यहाँ के लोग गेहूं, जौ, मांस, फल आदि का सेवन करते थे, परंतु लोहे, गाय, घोड़े होने के प्रमाण यहाँ नहीं प्राप्त हुए हैं। वैदिक सभ्यता की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद आर्यों के आगमन से शुरू हुई। लगभग 1500 बीसी से 1600 बीसी तक इसकी समय अवधि मानी जाती है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में सरस्वती नदी के किनारे बसे। इसी समय ऋग्वेद, महाभारत, रामायण की रचना हुई। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। इसी समय आर्य जनजातियों एवं मूल अधिवासियों के बीच ऐतिहासिक संश्लेषण हुआ, अर्थात मेलजोल हुआ। आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से ली गई है। इस समय का समाज 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। वैदिक सभ्यता की उन्नति के साथ ही 16 महाजन पदों का उदय हुआ, जिनमें अति महत्वपूर्ण गणराज्य थे शाक्य और लक्ष्मी, तथा राज्य तंत्र थे कौशांबी, मगध, अवंती और कौशल। इसी दौरान अनेक धर्मों का भी उदय हुआ, जिनमें महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म। बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी में तथा मृत्यु 483 बीसी कुशीनगर में हुआ था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्यागा, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में मिली। इसके बाद सिद्धार्थ भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। इनकी भाषा पाली थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी बुद्ध के समकालीन थे। महान शासक सिकंदर ने भारत विजय अभियान 326 बीसी में प्रारंभ किया था। इसने झेलम के युद्ध में पोरस को हराया। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री से मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। सिकंदर भारत के लड़ाकू कबीले वासियों के हाथों मालियों के गांव में गंभीर रूप से घायल होने के बाद 325 बीसी में अपने देश वापस लौट गया। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, जो कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। आगे हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य। मगध का उत्कर्ष 544 बीसी से बिंबिसार द्वारा आरंभ हो चुका था, जिसे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत में फैलाया। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, जिसने 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक शासन किया। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार था और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान, जिसने अफगानिस्तान तथा बलूचिस्तान से लेकर लगभग संपूर्ण भारत में शासन किया। अशोक के अभिलेख को इतिहास का प्रमुख स्रोत माना जाता है। कलिंग युद्ध के दौरान
बेहद खून खराबे को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। मौर्य वंश के पतन के कारण थे कमजोर उत्तराधिकारी, आपसी मतभेद तथा इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी गांधार कला घराने का विकास तथा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने महाराजाधिराज की भी उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त ने लक्ष्मियों की राजकुमारी से विवाह किया तथा पाटलिपुत्र को दहेज में प्राप्त किया। इसका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त था, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। समुद्रगुप्त ने दक्षिण में सैनिक अभियान किया। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने समुद्र मार्ग से पश्चिम देशों से व्यापार शुरू किया। इन्हीं के शासनकाल में कालिदास इनके नवरत्नों में से एक थे। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने कराया था। यह भारत का स्वर्णिम युग था। आगे डिस्कस करेंगे हम हर्षवर्धन। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष शिलादित्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री हेनशांग भारत आया। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी थे, जिसने हर्षचरित तथा कादम्बरी की रचना की थी। इस काल में सिंचाई के लिए जल पंपों का भी प्रयोग होता था। अब हम पढ़ेंगे बादमी के चालुक्य। जय सिंह ने चालुक्य वंश की स्थापना करने के पश्चात वातापी को अपनी राजधानी बनाया, जो बीजापुर के निकट है। इसके प्रमुख शासक थे पुलकेशियन कीर्तिवर्मन, पुलकेशियन द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय। ऐहोल अभिलेख, अजंता की गुहा चित्र, महाकूट स्तंभ लेख में हमें चालुक्य वंश का वर्णन मिलता है। इस वंश की प्रमुख उपलब्धियां थीं महाराष्ट्र में स्थिति सुदृढ़ करना तथा हर्षवर्धन को हराना। इस वंश के अंतिम शासक थे कीर्तिवर्मन द्वितीय। अब हम डिस्कस करेंगे कांची के पल्लव शासक। कांची को अपनी राजधानी बनाते हुए सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की नींव रखी। इस वंश के प्रमुख शासक थे सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन। कला की दृष्टि से यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस काल की उपलब्धियां थी मंदिरों का निर्माण, साहित्य एवं द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत। कला के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो नरसिंह वर्मन द्वारा महाबलीपुरम का 11वां मंदिर का निर्माण हुआ। मत प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की। 10 कुमार रचित के लेखक डांडी थे और इस काल के अंतिम शासक अपराजित वर्मन थे। इसी के साथ प्राचीन भारत का रिवीजन हमारा पूरा होता है और अगले वीडियो में हम मध्यकालीन भारत को डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए फेसबुक पर आप हमें लाइक करें, ट्विटर पे हमें फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल फिलिपा टीवी को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि पूरी फिलिपा टीम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सके और आपके प्रिपरेशन में सहयोग कर सके।